हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सॉलिड में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी, सेकंड यूनिट चल रही थी। सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसमें आज का टॉपिक है पीरियोडिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक है पीरियोडिक पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, जैसे जब ठोस के एटम को पास पास लाया जाता है, कोई ठोस है उसके एटम को पास पास लाया जाता है, तो उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है या जो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन है, अंतर परमाणविक अंतर, इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, वो कम हो जाएगा। इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम हो जाएगा तो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, जिससे स्थितिज ऊर्जा चेंज होगी। तो इसमें लिखो, देखो ठोसों के निर्माण हेतु जब ठोसों के एटम्स को निकट लाया जाता है, निकट लाया जाता है तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन, अंतर परमाणुक दूरी या अंतर परमाणविक अंतर, कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे एटम्स के ऑर्बिट, परस्पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, परस्पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। ठोसों के निर्माण हेतु जब ठोसों के एटम को निकट लाया जाता है तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम हो जाता है, जिससे एटम्स के ऑर्बिट परस्पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। जिससे ऑर्बिट्स में स्थित इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है अतः सभी इलेक्ट्रॉन्स के स्थितिज ऊर्जा वक्र मिलकर स्थितिज ऊर्जा वक्र मिलकर
एक आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाते हैं मिलकर एक आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स के स्थितिज ऊर्जा वक्र मिलकर एक आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाते हैं। सबके पहले अलग अलग थे ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर 1s 2s 2p2, ये कक्षक है यहाँ पर ये वाले। ये फर्स्ट 1s, ये सेकंड 2s 2p, ये थर्ड, ये फोर्थ कक्षक है ये। तो यही लिखा है, ठोसों के निर्माण हेतु जब ठोसों के एटम को निकट लाया जाता है तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम होती है, उनके बीच की जो दूरी है वो कम होती है, जिससे जैसे ये एटम है उनको जब निकट लाया जाता है तो उनके बीच की दूरी कम होती है। ये दूरी कम हो गई तो क्या होंगे, इनके जो कक्षक हैं वो कक्षक इंटरेक्शन करने लगेंगे। जो कक्षक इंटरेक्शन करने लगेंगे तो इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, और सभी इलेक्ट्रॉनों की जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो मिलकर एक नया पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाएंगे। वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व पीरियोडिक टाइप का हो गया। देखो यहाँ तक, इसमें लिखो मैथमेटिकली पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन को मैथमेटिकली पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार लिख सकते हैं। यह आपका V R प्लस T इज इक्वल टू VR, इक्वेशन नंबर 1। यानी जो पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां T क्या है, T है आपका लेटिस ट्रांसफर वेक्टर, जहां T है आपका, इसका मान होता है N1A N2B N3C। यह है आपका लेटिस ट्रांसफर वेक्टर, लेटिस ट्रांसफर वेक्टर। जालक स्थानांतरण सदिश, जालक स्थानांतरण सदिश, जालक स्थानांतरण सदिश ABC है आपके, ABC यह आपके प्रीमिटिव जो लेटिस है उसके वेक्टर ABC है, प्रीमिटिव लेटिस वेक्टर।
यानी अभाज्य जालक सदिश। अभाज्य जालक सदिश, जालक सदिश। और जो n1 n2 n3 है वो है पूर्णांक। जहां लिख लो n1 n2 n3 ये हैं आपके पूर्णांक, इंटीजर। लिखो यहां तक। इसको उठाता हूँ मैं। लिखो जालक नियतांकों के, जालक नियतांकों की जालक नियतांकों के परिमाण की कोटि एक एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है, मीटर होती है। जालक नियतांकों के परिमाण की कोटि 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻10 मीटर होती है। इस कारण जो विभव है उस विभव की पेरियोडिसिटी भी इसी कोटि की होगी। इस कारण विभव की आवर्तिता पेरियोडिसिटी ऑफ पोटेंशियल पेरियोडिसिटी भी इसी कोटि की होगी, इसी कोटि की होगी। जालक नियतांकों के परिमाण की कोटि 1 एंगस्ट्रॉम होती है, इस कारण विभव की आवर्तिता भी इसी कोटि की होगी। अब ये बहुत कम मान है, ये बहुत कम मान है, 10⁻⁻10 यानी 1/10⁻10। अब इस मान को क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं मानते, तो इसको सोल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से। तो लिखो अतः इलेक्ट्रॉनों की गति, अतः इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन्स की गति पर, अतः इलेक्ट्रॉन्स की गति पर आवर्तिता के प्रभाव को पेरियोडिसिटी इफेक्ट, आवर्तिता के प्रभाव को क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से प्रभाव की गणना क्वांटम मैकेनिक्स
क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार करते हैं, अब ये क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। क्वांटम मैकेनिक्स में यानी जो इलेक्ट्रॉनों की गति है उस गति पर पीरियोडिसिटी इफेक्ट है उसकी गणना क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी इस इफेक्ट को श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक लिखो। इसमें लिखो सर्वप्रथम श्रोडिंगर इक्वेशन इक्वेशन में प्रयुक्त हैमिल्टोनियन ये क्वांटम में आएगा। क्वांटम में श्रोडिंगर इक्वेशन होगी तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हैमिल्टोनियन होता है। तो सर्वप्रथम श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रयुक्त हैमिल्टोनियन पर विभव के आवर्तिता प्रभाव की गणना करते हैं। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन अब जो श्रोडिंगर की इक्वेशन होती है उस श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? ये होती है आपकी एच आर वेक्टर माइनस एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लो। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्वांटम में आती है, याद रखनी है। इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास? यहाँ लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 थी आपकी वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर। इक्वेशन 1 थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हो जाएगा एच आर प्लस टी इज इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। अब यहाँ देखो ये किसके बराबर है? वी आर के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो ये हो गया पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट द
वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एच आर प्लस टी इज इक्वल टू एच 2m डेल स्क्वायर। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये वी आर हो जाएगा, ये होगी इक्वेशन 3। तो यहाँ क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2, टू और 3, फ्रॉम 2 and 3, ये आ गया आपका, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी ये आ गया एच आर प्लस टी इज इक्वल टू एच आर। अर्थात वी आर में पेरियोडिसिटी होने के कारण, वी आर में पेरियोडिसिटी होने के कारण जो हैमिल्टोनियन है उसमें भी पेरियोडिसिटी होगी। विभव में पेरियोडिसिटी होने के कारण हैमिल्टोनियन में भी पेरियोडिसिटी होगी। इसमें लिखो अर्थात विभव में आवर्तिता पेरियोडिसिटी होने के कारण, होने पर हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। विभव में आवर्तिता होने के कारण हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। यहां तक नोट करो। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन है उस पर विभव के आवर्तिता प्रभाव की गणना करते हैं। जो श्रोडिंगर इक्वेशन में हैमिल्टोनियन है उस हैमिल्टोनियन पर विभव के आवर्तिता प्रभाव की गणना करते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी। श्रोडिंगर इक्वेशन में जो वी आर है, एच आर और वी आर, इसको इक्वेशन 1 की सहायता से चेंज किया तो ये हो गया आपका आर टी और ये वी टी। अब जो वी टी है वो किसके बराबर है इक्वेशन में, वी आर के, तो ये वी आर के बराबर हो गया। और जो 2 और 3 है इक्वेशन 2 और 3 है, उनसे क्या हो जाएगा, बराबर है 2 और 3, तो एच आर टी एच आर के बराबर हो जाएगा। अर्थात विभव में आवर्तिता होने पर हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। नेक्स्ट लिखूं, अब जो विभव फलन है उसको क्रिस्टल जालक में चेंज किया, अपन ने उस विभव को क्रिस्टल जालक में चेंज किया तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तभी क्रिस्टल जालक में चेंज होगा। तो लिखो इसमें लिखो यदि विभव फलन को क्रिस्टल जालक में
क्रिस्टल जालक में रूपांतरित करते हैं, रूपांतरित करने पर वह V संबंध VR प्लस T इज इक्वल टू VR को संतुष्ट करता है, तो उसे संतुष्ट करता है तो उसे फूरियर श्रेणी में लिख सकते हैं। फूरियर या फूरिये, फूरिये श्रेणी में लिख सकते हैं। यदि विभव फलन को क्रिस्टल जालक में रूपांतरित करने पर वह संबंध VRT इज इक्वल टू VR को संतुष्ट करता है, तो उसे फूरियर श्रेणी में लिख सकते हैं। फूरियर श्रेणी में लिखो किसको? VR को। VR को फूरियर श्रेणी में लिखा तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट VG EI G डॉट R। ये फूरियर श्रेणी में लिख दिया VR को, जहां G क्या है? G है आपका जालक रूपांतरण सदिश। लैटिस ट्रांसफर वेक्टर, जालक रूपांतरित सदिश, जालक रूपांतरण सदिश या रूपांतर सदिश। इसका मान होता है, इसका मान H रेसिप्रोकल लैटिस या रेसिप्रोकल वेक्टर A के रेसिप्रोकल वेक्टर B L रेसिप्रोकल वेक्टर C। ये हो गया G का मान। अब जो अपने पास दो रेसिप्रोकल लैटिस आए, अपने पास जो दो रेसिप्रोकल लैटिस आए, उनका डॉट प्रोडक्ट एक पूर्णांक, उनका डॉट प्रोडक्ट 2πn होना चाहिए, जहां n पूर्णांक हो। दो आ गए, एक तो T आ गया, एक G आ गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2πn के बराबर होना चाहिए, जहां n इंटीजर है। तो लिखो ये लैटिस ट्रांसफर वेक्टर T का, एक मिनट, ये तो अपने पास T था ना, रूपांतर ट्रांसफर सदिश। T का रेसिप्रोकल वेक्टर T का व्युत्क्रम सदिश, यानी जो G है वो T का रेसिप्रोकल वेक्टर है। तो G और T का मान
क्या आएगा? तो लिखो लेटिस ट्रांसफर वेक्टर, लेटिस ट्रांसफर वेक्टर तथा ये तो अपने पास टी था, तथा उसके रेसिप्रोकल वेक्टर, तथा उसके रेसिप्रोकल वेक्टर जी का मान, जी का मान क्या होगा? करो, जी का डॉट प्रोडक्ट, का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जी डॉट टी। जी का मान तो अपने पास एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। टी का मान है, टी का मान क्या था? डी का मान था N1A प्लस N2B प्लस N3C। तो यहां से ये आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू N1H प्लस N2K प्लस N3L। N1H, N2K और N3L। इसको उठा दो एक बार, ये इसकी जगह ये कर लो। लेटिस ट्रांसफर वेक्टर टी तथा उसके रेसिप्रोकल वेक्टर जी का मान, जी का मान निम्न समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए। यानी जो लेटिस ट्रांसफर वेक्टर है टी और जो उसका रेसिप्रोकल वेक्टर है जी, उनका मान इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ये समीकरण है आपकी 2 पाई N1H N2K N3L, या इसको लिख सकते हैं जी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पूर्णांक। यानी जो लेटिस वेक्टर है टी, लेटिस ट्रांसफर वेक्टर टी है और उसका रेसिप्रोकल लेटिस जे जी है, वो इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। जी टी इज इक्वल टू 2 पाई पूर्णांक लिखो।
इसको समीकरण दे लेना 4। इसमें लिखो Vg का मान ज्ञात करने के लिए, Vg का मान ज्ञात करने के लिए Vg का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 का जो अभाज्य कोष्ठिका में समाकलन करते हैं, प्रिमिटिव सेल में समाकलन करते हैं, Vg का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 का प्रिमिटिव सेल में समाकलन करते हैं। Vg का समाकलन करेंगे तो Vg हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा VR E नीचे जाएगा, माइनस आ जाएगा ऊपर, G डॉट R इसका समाकलन प्रिमिटिव सेल के अंदर 1/V, ये आ जाएगा Vg। डॉट dr। अब Vg की प्रॉपर्टी लिख लो, जो अपने पास Vg आया इस Vg की, तो इसमें लिख लो सम इम्पोर्टेंट या सम प्रॉपर्टी ऑफ Vg। हेडिंग डालो सम प्रॉपर्टी ऑफ Vg। G के मान में वृद्धि करने पर Vg का मान कम होता है, पहली प्रॉपर्टी है। रियल क्रिस्टल के लिए G के मान में वृद्धि करने पर Vg का मान कम होता है। तो लिखो रियल क्रिस्टल में G के परिमाण में वृद्धि करने पर Vg का मान तेजी से घटता है। रियल क्रिस्टल में G के मान में वृद्धि करने पर Vg का मान तेजी से घटता है। दूसरा है जो स्थितिज ऊर्जा फलन होता है, वो वास्तविक होता है। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा फलन। Vg वास्तविक होता है, यानी Vg इज इक्वल टू Vg स्टार। स्थितिज ऊर्जा फलन वास्तविक होता है। आवर्ती फलन तीसरा है, आवर्ती फलन VR एक समफलन है, या इवन फंक्शन।
आवर्ती फलन वी आर एक समफलन है, समफलन होता है। नेक्स्ट लिखो, जो आपका फूरियर श्रेणी में लिखा था इसमें लिखो विभव वी आर में आवर्तिता होने के कारण। चौथा है विभव वी आर में आवर्तिता होने के कारण, आवर्तिता होने के कारण क्या हो जाएगा? आवर्तिता होने के कारण v का मान क्या था? वी आर का मान था अपना अनंत से अनंत वी जी ई आई जी डॉट आर, ये वाला। जी की जगह माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट वी माइनस जी ई आई, ये हो जाएगा। आवर्तिता वी स्टार आर वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वी जी ई माइनस जी आर, ये तो है रेसिप्रोकल। यहाँ पर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से क्या आ गया, जो Vg है, जो Vg है वो Vg स्टार के बराबर है, यानी यहाँ से आ गया Vg इक्वल टू Vg स्टार, और Vg स्टार किसके इक्वल है? Vg स्टार इक्वल है V माइनस जी के। ये Vg की 4 प्रॉपर्टी है। ये पीरियोडिक, जो अपना पीरियोडिक पोटेंशियल था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम